अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आलम इस्लाम के 3 ताकतवर तरीन ममालिक के इत्तेहाद से इसराइल और भारत में इस वक्त ना बड़ी हलचल मची हुई है। नेतन्याहू ने मोदी को फ़ोन करके क्या बातें की हैं, इसराइली वज़ीर आज़म के बेटे ने इस इत्तेहाद के बाद क्या कहा है, इस पर मैंने बात करनी है प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन ज़रा आगाज़ करूँगी मैं सियासी मामलात से। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये वफाकी हुकूमत गिराने की धमकियां लगा रहे थे, तो उस पर आज फिर मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि उल्टी गिनती वाले ना खुद सीधे हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी उसी तनख्वाह पर काम जारी रखेगी। कल जब बिलावल भुट्टो ने खिताब किया था तो उन्होंने कहा था कि नून लीग में कुछ लोग वज़ीर आज़म को नाकाम बनाना चाहते हैं, असल लड़ाई तो लाहौर और इस्लामाबाद की है। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा था। ये जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू किया। ये जो उल्टी गिनती गिनना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद भी सीधे हो जाएंगे, इनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। नून लीग का एक खास हिस्सा वजीर आजम को ऑपोजिशन से तो क्या अपना इत्तेहादियों से भी लड़वाना चाहते हैं। असल लड़ाई तो इस्लामाबाद और लाहौर का हो रहा। 2/3 अक्सरियत से आजाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। वो वक्त दूर नहीं जब वो मेरे पांव पकड़ रही हो, वो वक्त इतना देर बाद नहीं, जल्दी आने वाला है। 3 साल क्या अगला हफ्ता रहेगा या नहीं रहेगा। बिलावल भुट्टो की धमकियों को हुकूमत पाकिस्तान क्या संजीदा ले रही है, ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि हुकूमत को ये यकीन है कि पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा सकती। ये जो बॉन्ड बनाने वाले हैं ना, ये इतने मजबूत हैं कि बिलावल चाहकर भी इस इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए मेरे आज इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे वज़ीर इत्तलात जनाब खैबर पख्तूनख्वा जनाब शफ़ी जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और उसके साथ साथ सैयद हसन मुर्तज़ा साहब एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। डॉक्टर साहब, ज़रा बड़े दिनों के बाद आज आप फाइनली स्टूडियो भी आ गए और समझ लीजिए कि हाथ भी आ गए, तो ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि जितनी मैं आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को देख रही थी कश्मीर के मामले पर, जिस तरह से आप एक्टिव थे और इनफैक्ट अभी तक आप बड़े एक्टिव है, लेकिन उसके रिजल्ट्स हमें वहाँ दिख भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के थ्रू भी हमें वो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो सर, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि ये पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेगी पीपल्स पार्टी, कैसे सर? देखिए, सिस्टम या मुल्क इस वक्त बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि किसी तरह की महाजराई जो है वो अमली तौर पे इस वक्त सियासी इर्तियाश का सबब बन सकती है, जो कि जिस तरह मैंने कहा कि ना मौका है ना महल है, और मुल्क को इस वक्त मुत्तहिद होकर आगे चलाने की ज़रूरत है। जिस तरह कि आपने अभी प्रोग्राम में शुरू में बात की कि अभी मक्का मुकरमा में जो मुआहिदा होता है कि पहले आप सऊदीया के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तुर्किया भी उसमें शामिल हुआ है, तो ये जो पैगाम आपकी वादत के और आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान की नेकनामी, पाकिस्तान की अच्छाई, पाकिस्तान की बड़ाई, और पूरी दुनिया उसको तस्लीम कर रही है, आपकी अफवाज की पेशावराना महारत, आपकी पॉलिटिकल अचीवमेंट, आपकी सफारती कामयाबियाँ, तो ये सारी अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपको पजीराई मिल रही है, तो इंटरनली भी जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने मामलात को बेहतर से बेहतर नहीं करेंगे और आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ नहीं लेके आएंगे, तो माहौल मज़ेदार नहीं होगा। तो इसलिए सियासी जमातें जो संजीदा हैं और सिस्टम को समझती हैं, जो वक्त की ज़रूरत को समझती हैं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहा हूँ, दीगर सियासी जमातें जो हमारे साथ इत्तेहाद में हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। इस संजीदगी के साथ हमने इस निज़ाम को और इस मुल्क को आगे लेके जाना है। बाकी अपोजिशन का भी मैं जिक्र कर देता हूँ। मैं अपोजिशन का जिक्र जरूर आप करूंगी। मैं सिर्फ इनका भी पॉजिटिव किरदार पार्लियामेंट में और उसके बाहर भी वो भी वक्त की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में आप इतने श्योर कैसे हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, टिकटॉक के स्टेटमेंट से लेकर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स, और उसके बावजूद भी जाएंगे नहीं, साथ ही रहेंगे, टर्म भी पूरी करेगी फिर गवर्नमेंट, कैसे है? देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो भी एक बड़ी मंजी हुई सियासी जमात है, और उसकी जो लीडरशिप है वो भी बड़ी उतार चढ़ाव से गुजर के इस मकाम तक पहुंची है। मैं उसमें सबसे पहले जरदारी साहब को कहूँगा और फिर उसके बाद बिलावल साहब हैं। कोई भी ऐसा इमेच्योर हरकत वो नहीं करेंगे कि जिससे ये सिस्टम जो है इसमें, जैसे पहले मैंने कहा, कि इर्तियाश पैदा हो। हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, सियासी बयानबाजी हुई। ये सियासी बयानबाजी सियासी हुदूद और कयूद को आज़ाद कश्मीर में क्रॉस कर गई, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी जो पहल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है,
उनके जो बयानात थे, पहली बात तो ये वो हकाइक के मुनाफी थे। ठीक। जैसा कि आपने कहा कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ हम देख रहे हैं, हमारी एक टीम है जो कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस को देख रही है बड़ा क्लोजली, और अपनी पार्टी की वहाँ कैंपेन भी कर रहे हैं जी। जितनी धांधली के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, बिल्कुल फील्ड के ऊपर या तो कोई चीज़ साबित करें जी। कोई ऐसी बात वहाँ पे नहीं हुई। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है आज़ाद कश्मीर के लिए, कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कश्मीर और कश्मीरीों से उतनी ही मोहब्बत है जिन जज्बात का इजहार वो जलसों में कर रहे हैं, तो वो कतई तौर पे ये गैर संजीदा और भोंडे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए उनको धांधली के। और उसकी वजह क्या है, ये आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस इलेक्शन को हमने पूरी कोशिश की है, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने जितना उन्हें सपोर्ट हमसे चाहिए थी फेडरल गवर्नमेंट से हमने दी कि ये साफ, शफाफ और गैर मुतनाज़ा हों। चूँकि इन इलेक्शंस की शफाफियत के ऊपर अगर आप तनाज़ा खड़ा करेंगे तो आइंदा आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर में मज़ीद तनाव की कैफियत पैदा होगी, जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसे ग्रेस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। वैसे शफी जान साहब तो इस सारे मामले पे कहते हैं कि ये अल्लाह का करना है कि हम जो बातें किया करते थे आज ये दोनों इत्तेहादी जमातें बात कर रही होती हैं। आपके पास सवाल लेकर आती हूँ, लेकिन पहले ज़रा हसन मुर्तज़ा साहब का ये जवाब इस पर ले लेना। हसन साहब, क्या वाकई आप लोग ये जो बयानबाजियाँ हो रही हैं बस ये बयान की हद तक है और फिर आप लोग पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे जैसा कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है उसकी तो वो ही वजाहत कर सकते हैं, और वो हमेशा ऐसे ही बयानात देते हैं, उनके बयानात का कोई सर पाँव नहीं होता। उल्टी गिनती भी इन्होंने खुद शुरू की है, अपने कर्मों की वजह से उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हुई है, और सीधा ये पीपल्स पार्टी को कर रहे हैं कि जी सीधी पीपल्स पार्टी हो जाएगी, या पीपल्स पार्टी जो है उसने कोई मैच्योर कैंपेन नहीं चलाई। हमने तो कभी भी गैर संजीदा जो कैंपेन है या मुल्की मामलात हैं या मुल्की सलामती के मामलात हैं उनको कभी भी गैर संजीदा नहीं लिया। अब समय से बालातर है कि वैसे ये हुकूमत गिराने वाली बात कश्मीर के इलेक्शन से पहले बिलावल साहब ने की थी और फिर उसके बाद उल्टी गिनती वाली बात भी उन्होंने ही की थी, लेकिन अब मजीद जो आगे की बात आप लोगों की तरफ से की जा रही है, बिलावल साहब की तरफ से की जा रही है, वो कह रहे हैं कि ये जो असल लड़ाई है ये लाहौर और इस्लामाबाद की है। तो इससे क्या मुराद है? क्या वजीर आला और वजीर आजम की लड़ाई के बारे में वो कह रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ की लड़ाई के बारे में वो कह रहे हैं? देखिए, मरियम नवाज साहिबा की और वजीर आजम साहब की जो आपस की लड़ाई है वो तो एक है ही है, मौजूद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो उनके अंदरूनी मामलात है, वो लड़े झगड़े ना लड़े वो उनका मामला है। लेकिन जो हम देख पेज नहीं है, पेज पे क्या होना है, कभी वजीर आजम साहब की तस्वीर नहीं पंजाब के अंदर नजर आई, और अगर वो अब कहते हैं कि नहीं ये ऐसी बात नहीं है, हम ठीक हैं, तो ठीक होंगे, हमें तो उसका कोई नहीं, बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो ठीक नहीं है। एक वजह है ना, बाकी वजूहात भी आप देखें, उनके अपने वुज़रा के जो बयानात हैं कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया है, उनकी कैबिनेट के मेंबर ने बात की, फिर उस पर 10 आदमियों ने कहा कि बिल्कुल हम इसकी हिमायत करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों ने भी उस पर कहा। तो ये तो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर है ना कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इसमें कौन सी ये जरूरी तो नहीं कि उसको हमने कोई पीपल्स पार्टी ने अगर गिराया तो कोई गैर आईनी तो नहीं गिराना। ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर, और जितना मैं आपकी बात से समझ सकी हूँ, आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी करेगी कुछ नहीं, लेकिन जो हुकूमत कर रही है वो उसी के ही वजन से गिरेगी। आपका कहना ये है? ठीक, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये आपको एक वजह बताई है, बाकी पीपल्स पार्टी तो अपना फैसला सीईसी में करेगी ना कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, वो तो हम बताना कबल वक्त है। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी को गैर आईनी गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करेगी, अगर मुझे मुख्तसरन सिर्फ ये कह दें ये इम्कानात में शामिल है कि आप हुकूमत का साथ छोड़ दें, ये सीईसी में फैसला हो सकता है? हुकूमत को हमारे साथ की जरूरत भी नहीं है, उनको जिनका साथ चाहिए वो उनकी तादाद पूरी हो गई है मेरे ख्याल में। इनका पहले भी यही रवैया था, 2008 में भी, जब इन्होंने देखा कि हम काफ के लोटे मिला के तो हुकूमत चला सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी से तो ये उस वक्त भी अलहदा हो गए थे। तो ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है, उनकी तादाद पूरी है, तो पीपल्स पार्टी हो ना हो उनको फर्क नहीं पड़ता। जी,
लेकिन सर इस वक्त जो हुकूमत के सुलझे हुए वज़रा है ना, जैसे तारिक साहब अभी कह रहे हैं कि इस वक्त ये सिस्टम जो है ना वो मुतामिल इस चीज़ का नहीं हो सकता कि जो इत्तेहादी हैं वो हुकूमत गिराने की बातें करें या हुकूमत छोड़ने की बात करें। शफी साहब, कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज के लिए अपोजिशन जमातों को साथ मिलाने का फैसला कर रही है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रब्ता करने का आप लोग फैसला कर रहे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक अलायंस की बात है, बिल्कुल हम इस बार अलायंस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, इनके एक सीनियर रहनुमा ने हमारी लीडरशिप से रब्ता किया है। अच्छा। लेकिन अभी तहरीक इंसाफ ने ये फैसला नहीं किया कि हमने इनके साथ बात करनी है, अलायंस में शामिल करना है, नहीं करना। उसकी वजह यह है कि इस तरह नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों के साथ भी चिपके रहे। वो इस सिस्टम को इन्होंने कंधा भी दिया हुआ है, जिस सिस्टम को गिराने की हम बात कर रहे हैं। फिर इस हुकूमत के जो बजट था उसको भी आपने वोट दिया है। जीबी की इलेक्शन पे आपने सौदा भी कर लिया है। कश्मीर में आप नूरा कुश्ती भी कर रहे हैं। तो इस निकाह से इनको बाहर आना पड़ेगा। ये आपने उनको बताया है वाज़ेह तौर पर, जो सीनियर लीडरशिप ने आपसे रब्ता किया? ये तो एक आम जहन की बात है कि आप हुकूमत में होते हुए किस तरह अलायंस का हिस्सा बनेंगे। यानी बिलावल साहब आप लोगों का स्टेज शेयर करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी तो मामला चल रहे हैं ना। नहीं, वो तो इंशाल्लाह बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी और बिलावल की बात है, तो बिलावल साहब की तकरीर कल आपने सुनी होगी। वो कहते हैं कि जी हम आजाद होना चाहते हैं। तो आजादी तो इनके हाथ में है। चौड़े आईनी ओहदे, जो सेरेमोनियल ओहदे आप कहते हैं हमारे पास हैं, जिस पे आपने अपने लिए इस्तिस्ना हासिल किया, जिस इस सिस्टम का आप हिस्सा हैं, आपके वोट से हुकूमत कायम हुई है, वो छोड़ें, इख्तिदार की बस से उतरे। ठीक, चलें, मौलाना साहब के साथ आपके मामला ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपको राब्ता किया गया है, अब आपने उनको बता दिया कि ये मामलात हैं। हमने अभी नहीं बताया, हमने अभी नहीं बताया। अभी हमारे सफों में हमारी पार्टी की लीडरशिप ने यह फैसला नहीं किया कि हमने इनके साथ जाना है, नहीं जाना। इनकी तरफ से राब्ता हुआ है, हमारे दरमियान अभी ये बात फाइनल नहीं हुई। ठीक है, लेकिन मौलाना वो अचकज़ई साहब के बारे में भी साथ साथ बता देना कि आप ऑपोजिशन के लोगों को तो मतलब आप मिलाना चाहते हैं को, लेकिन आपकी जो अपनी पार्टी के जो इत्तेहादी हैं वो नाराज आपसे दिखाई दे रहे हैं। कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, 27 सितंबर के मामले में 27 सितंबर पे बिल्कुल वो हमारे साथ ऑन बोर्ड थे। 27 सितंबर की आप क्यों नहीं स्टेज शेयर किया? देखिए, उनकी अपनी मसरूफियात हैं। वो बलूचिस्तान में भी आप देखेंगे कि वो अपने पार्टी के एंड से एज ए अपोजिशन लीडर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वहां पे अपने मैं ब्रेकिंग चला दूं, शफी जान साहब ये कंफर्म कर रहे हैं कि हिमायत हासिल है 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की तारीख। अचकज़ई साहब की तारीख की बात कर रहे हैं। जी 27 सितंबर की लॉन्ग। आप सुन लें, 27 सितंबर की तारीख पे पूरी पार्टी की लीडरशिप से मशावरत हुई है, अचकज़ई साहब से मशावरत हुई है, अलामा साहब से मशावरत हुई है, और उन्होंने इत्तेफाक किया। जी बिल्कुल। लाइन देखें, अब 5 लोग बैठते हैं तो डेट पे किसी का वो नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि 8 तारीख, कोई कहेगा 10 तारीख, कोई कहेगा 30 तारीख, लेकिन 27 पे सब मुत्तफिक हुए हैं। 27 पे हमारी लीडरशिप। सर आसान सवाल, लॉन्ग मार्च पे महमूद खान अचकज़ई साहब मुत्तफिक? बिल्कुल मुत्तफिक है। सही जी, बिल्कुल ठीक है। तारिक साहब, एक तो हसन साहब की बातों का भी जवाब दीजिएगा, और साथ साथ ये कि अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, जो कश्मीर वाला मामला है वहां पर क्या होगा? यही फार्मूला जो हमने मरकज में देखा, इसी तरह का फार्मूला फिर एप्लीकेबल होगा उस तरफ भी? देखिए, कश्मीर में इस वक्त जो इंतखाबात का आखिरी मरला है वो 10 तारीख को होना है पूंछ डिवीजन में जी। उसमें एक उम्मीदवार जो है वो अनफॉर्चुनेटली फौत हो गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा, और बाकी 6 हल्कों में वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा, तो 4 पे हो रहा है। ठीक, मैंने ये डिटेल इसलिए दी है कि 7 हल्के ऐसे हैं जो रह जाएंगे आउट ऑफ 45 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 45 में से 7 रह जाएंगे, और उन 45 में से जो 7 रह जाएंगे, हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नंबर गेम में फ़र्क जो है वो 7 से ज़्यादा है। ठीक है जी, हम 2/3 मेजॉरिटी ले रहे हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में। तो लिहाजा मैं इसको इनडायरेक्टली इस तरह कह देता हूं कि जब उन 7 सीटों के ऊपर इलेक्शन होता है, वो 7 की 7 भी पीपल्स पार्टी अगर जीत जाए तो फिर भी ये नंबर गेम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में नहीं पहुंच सकती। इसलिए जैसे ही ये तीसरा मरला मुकम्मल होगा, उसके बाद असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और स्पीकर का इंतखाब होगा, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा। और ये बात भी सुन लें, जैसे मैंने अभी अपनी पिछली गुफ्तगू में कहा था कि कश्मीर में जो इस वक्त कैफियत है उसके लिए चंद चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन साहब, वैसे हमने तो ये भी देखा है ना कि जो जीत जाता है वो असेंबली नहीं पहुंच पाता, और अगर पहुंच जाता है तब भी बड़ा अजीब होता है, वो किसी और को वोट दे देता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मैंने जैसे ये बात कही तो दोबारा जरा वहां से शुरू करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के
कैफियत को, इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाना मौजूदा और मुस्तकबिल के लिए कश्मीर का ठीक नहीं है। इसी तरह कश्मीर के इस माहौल को ठीक करने के लिए जल्द अज जल्द वहाँ पे गवर्नमेंट बननी, एक प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे होना, क्योंकि इस वक्त 4 अगस्त को असेंबली की मुद्दत खत्म हो चुकी है। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो असेंबली, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर। तो ये बराए-नाम सिस्टम तो नहीं चल सकता। तो फिल फॉर वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो और बाइख्तियार हो और उसके साथ साथ मुस्तहकम हुकूमत हो, वो इन हालात को आगे संभाल सकती है। जो चैलेंजेस इस वक्त आपको आज़ाद कश्मीर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया में बहुत सारे हकाइक को मस करके रिपोर्टिंग हो रही है, सारी बात, लेकिन सवाल मैं अपना सेगमेंट चेंज करूंगी। उसका वाहिद हल ही है जो 5 हलके हैं जिन पे इलेक्शन रुका हुआ है, अगर वो 7 हलके जो हैं, अगर उस पे नहीं होता इलेक्शन, तो क्या उसके बाद भी आप लोग असेंबली का इजलास बुला लेंगे या इंतजार करेंगे कि पहले वो 7 हलकों का इलेक्शन हो जाए फिर उसके बाद? नहीं, मैंने आपको अर्ज की है कि अगर नंबर गेम होना, इतना फर्क कम हो कि उन 7 हलकों की रिजल्ट का इंतजार किया जाए बगैर भी हुकूमत बन जाए, उसके बाद देखेंगे कि हतमी नतीजा क्या होता है और हतमी नंबर गेम क्या है। सही। हमारा फर्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इतना ज्यादा है कि वो 7 के 7 भी अगर इलेक्शन होंगे वो जीत जाएंगे, फिर भी हम उनसे आगे होंगे। अभी आप देखें ना कि हम इस वक्त तकरीबन 31 सीटें हासिल कर रहे हैं। सर ये वाज़ेह कर दें, क्लैरिटी दे दें कि अगर 7 सीटों पे भी इलेक्शन नहीं होता, उसके बावजूद भी असेंबली इजलास बुला लिया जाएगा? बिल्कुल बुलाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा, कैबिनेट बनेगी और गवर्नमेंट अपना काम शुरू करेगी, क्योंकि इस वक्त आजाद कश्मीर में गवर्नमेंट नाम की चीज नहीं है। हालात कंट्रोल करने के लिए फिर फॉर वहां पे तारिक साहब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है सर, जजिस तैनाती की समरी। इस पर सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं कर रहे, हुकूमत मुतमईन है कि वो एतराज करें या ना करें, समरी मंजूर हो जाएगी। खाली साहब बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दिए गए नामों को कंसीडर ही नहीं किया गया, तो ये वजह है साइड ना करने की? देखें, पहली बात तो ये है कि जजेस के जो नाम होते हैं वो ये तो हो नहीं सकता कि जनाब कोई कहे जी पीपल्स पार्टी तुम भी दे दो, MQM तुम भी दे दो, मुस्लिम लीग नून तुम भी दे दो। इस तरह तो जज नहीं बनते ना। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि पार्टियां कहेंगी जी मेरे नाम जो है क्यों कंसीडर नहीं हुए। जो एक प्रोसेस है, उसमें हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 27वीं, उसमें हमने ये किया था कि वो इख्तियार जो पार्लियामेंट का था जजेस तकर्री के हवाले से, वो पार्लियामेंट को वापस किया गया था। जो पार्लियामेंट से जो इससे पहले अमेंडमेंट्स हुई हैं और आपको पता ही है चौधरी इफ्तार साहब का दौर था, वो छीना गया था पार्लियामेंट से। तो अब एक इंडिपेंडेंट सिस्टम मौजूद है, उसके तहत जजेस की तकर्री होती है। और जो बात आप कह रही हैं, कि प्रेसिडेंट साइन नहीं कर रहे, मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। वो जो हमारा इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसके तहत जो समरी ट्रांसमिट की जाती है प्रेसिडेंट साहब को, उनके पास एक खास टाइम होता है। उस टाइम फ्रेम में अगर वो साइन नहीं करते तो वो अंडरस्टूड होता है कि समरी पास होगी। वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो मंजूर हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या जो नाराजगी है पीपल्स पार्टी की, उसकी वजह ये है कि उन्होंने जो रेकमेंड किया था उसे कंसीडर नहीं किया गया? मैं तो जमातों की जजेस की रिकमेंडेशन के ही सिरे से खिलाफ हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बात करनी नहीं चाहिए, ना ये बात होनी चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों वो बात कह रहे हैं कि हमारे रिकमेंडेड, देखिए सियासी जमात का रिकमेंडेड कौन सा जज होता है? ये क्या बात हुई? एक पॉलिटिकल पार्टी रिकमेंड करे जज को, ऐसा नहीं होता। नाम भी बता रहे हैं वैसे वो तो आई डोंट नो, ये उसका जवाब वो खुद दे सकते हैं, लेकिन मैंने तो आपको अपना मुद्दा बयान कर दिया। लेकिन इस बात के ऊपर बहरहाल नाराजगी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मफामत का बादशाह मीडिया या सियासत में जरदारी साहब को कहा जाता है। असल में मफामत का जो बादशाह है उसका नाम है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सही, जो सबको साथ लेके चल रहा है। और अभी भी जरदारी साहब को हम अपने से ना अलग होने देंगे, ना उन्हें नाराज रखेंगे। मुझे लग रहा है आप इंटरनेशनल मामलात का हवाला देते हुए ये बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल मामलात जो गवर्नमेंट होती है इत्तेहादी, इनकी तो इत्तेहादी गवर्नमेंट नहीं, KPP में जो इत्तेहादी गवर्नमेंट के मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, तो वो तो हमें पता है ना। और वो शहबाज शरीफ साहब इंटरनेशनल लेवल की आपने बात की, जो कामयाबियां पाकिस्तान को मिली इंटरनेशनल लेवल पे, उससे आम पाकिस्तानी को क्या फायदा मिला? जो 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से बहन ने काफी नाराज है, स्पेशली हलीमा खान साहिबा। वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पर खुलकर कह रही हैं कि ये इतना लेट 40-50 दिन क्यों किया गया है, इमरान खान को इंतजार करवाया जा रहा है। तो आप लोगों ने उनको नहीं लूप में लिया था जब ये सारा मामला डिस्कस कर रहे थे? देखिए, पहली बात यह, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि तमाम जो पार्टी थी, तमाम अलायंस से मशावरत हुई है जी, और तमाम मशावरत के बाद 27 की तारीख फाइनल हुई है।
अब जहां तक अलीमा आपा की बात है, जिस तरीके से उन्होंने रैलीज को लीड किया, जिस तरीके से उन्होंने खान साहब के केसेस को फॉलो कर रही हैं, जिस तरीके से वो अडियाला के बाहर मौजूद होती हैं, वो काबिल तारीफ है। देखिए वो उनकी बहन है, जिस तरह हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब 1 घंटे भी अंदर ज्यादा ना गुजारे, उसी तरह उनकी भी एहसास है और भाई और बहन का रिश्ता भी प्यार भरा होता है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि 50 दिन की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो 50 दिन के लिए हमने तैयारी करनी है। हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, हमने कोई लूप होल नहीं छोड़ना। हमने अभी सेमिनार शुरू करने हैं, हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। हम इकबाल के शाहीन, क्योंकि काकरोच के लफ्ज़ पे शायद पाबंदी है, मीडिया पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम अपने नौजवानों को इकबाल के शाहीन कहते हैं। हमने इकबाल के शाहीनों के साथ इंटरेक्ट करना है वो, और इस बार हमने नौजवानों पे फोकस करना है। और हमारी तहरीक जब निकली गई पेशावर से, तो 20 लाख लोग हमारे साथ होंगे, और 20 लाख लोग में जो अक्सरियत होगी वो नौजवानों की होगी। हमने पंजाब जाना है, हमने सिंध जाना है, हमने बलोचिस्तान जाना है। तो हुकूमत कहती है वैसे आपको इजाजत इसलिए नहीं देते क्योंकि लोग तो आते नहीं है। आप बता रहे हैं 20 लाख का नंबर आप जब हमारे पास नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये उल्टी बात होगी। हमारे पास लोग नहीं है, तो फिर तो हुकूमत को चाहिए कि हमें आने दें। इनको इतना खौफ है इमरान खान का कि ना ये एनओसी देते हैं। चलें अगले प्रोग्राम में हम इस पर जरूर सवाल उठाएंगे कि भाई दे दें अगर एनओसी आपको लगता है। ये एक दिन की एक्टिविटी नहीं होने वाली। ठीक, अच्छा, ये हफ्तों पे या फिर महीने पे मुश्तमिल हो सकती है। हसन साहब आखिरी सवाल सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है, मुसलसल कोशिश कर रही हूं मैं आपसे बात हो सके। ये जजेस वाले मामले पर बता दीजिए आपके नैयर बुखारी साहब वो ये कह रहे हैं कि जो रिकमेंडेशंस दी गई थी उसे कंसीडर नहीं किया गया, सदर साहब दस्तखत नहीं कर रहे हैं, और यही वजह है इस नाराजगी की। फिर तारिक साहब ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को ये बात करनी भी नहीं चाहिए। देखिए ये तो अब किसी चीज को कहीं पे जोड़ देते हैं, किसी चीज को कहीं पे जोड़ देते हैं। जिन पे झूठे 302 के मुकदमे कायम किए, ये बात तो नहीं करते। कभी कह देते हैं ये जजों से जोड़ देना, कभी किसी से जोड़ देना। ये इमेच्योरिटी की बात है जो मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी एक इमेच्योर पार्टी वाला रोल अदा नहीं किया। हमारा हमेशा पॉजिटिव और मैच्योर हमारे पोजीशन होती है। हम पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए सोते में भी गलत नहीं सोच सकते। सही ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। हसन मुर्तज़ा साहब साथ मौजूद थे, शफी जान साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मीर रज़ा केस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ गई है, बात करते हैं तफसील से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। मीर रज़ा केस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि मीर रज़ा को कत्ल किया गया है। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, उन्हें गोली कमर पर लगी है। इन इंकशाफात के बाद इस केस में तफ्तीश का दायरा मज़ीद वसी किए जाने का इम्कान है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ आपको ये बताती चलूँ कि तफ्तीशी अफसरान ने मीर रज़ा की मौत के हवाले से ख़ुदकुशी का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन का दावा है कि उनके बेटे को कत्ल किया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने एसपी ईस्ट को खत लिखकर इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एतराज़ात उठाए थे कि पोस्टमार्टम के दौरान न तो लाश के एक्सरे किए गए हैं, न ही दाखिली जख्म पर मौजूद बारूद के निशानात का केमिकल तजिया हुआ है, और लाश की तस्वीर भी फोरेंसिक मयार के मुताबिक नहीं ली गई हैं। उन्होंने गोली की समत और लाश की डीकम्पोज होने के हवाले से भी इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में खामियों की निशानदही की थी। आज कब्र कुशाई से पहले भी कल रात डॉक्टर सुमैया ने एक्स पर एक पोस्ट की कि कराची में मेडिको लीगल सर्विसेज पुलिस सर्जन की हैसियत से अपने 4 साला दौरे जिम्मेदारी में खुद को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया। डॉक्टर सुमैया ने मजीद लिखा कि सच और इंसाफ की तलाश में अक्सर रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार मैं वाकई थक चुकी हूँ, हद से ज़्यादा थक चुकी हूँ। कुछ देर बाद उनकी एक्सपोस्ट डिलीट हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान रज़ा अली और उनके वालिद की मुबैना ऑडियोज़ भी सामने आती रही हैं, जिनमें उन्हें माली मामलात और कर्ज की अदायगियों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। मीर रज़ा का केस अपनी नौयत का इंतहाई अफसोसनाक, अजीब और इंतहाई तकलीफ दे केस है। दराज से पिस्टल निकालने से मोटरसाइकिल और कचरा चुनने वालों की फुटेज तक सामने आ जाती है, सिवाय मीर रज़ा की उस फुटेज के कि खुदकुशी करने वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। खुदकुशी करार देने वाला डॉक्टर दस्तियाब नहीं है, MLO मिल नहीं रहा है, माँ बाप इधर से उधर मारे मारे फिरते रहे हैं कि पहले तहकीक तो करो कि ये खुदकुशी है या कत्ल है। 5 दिन तक इंसाफ के लिए एहतजाज होते रहे, फिर वालिदैन की सुनवाई हुई,
हुक्म हुआ कि कब्र कुशाई की जाए, लाश का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। पहले वालिदैन ने ख़ुद को इस बात पर राज़ी किया कि दफन बेटे को फिर बाहर निकाला जाए, अपने जिगर गोशे के मुर्दा जिस्म को फिर अजियत दी जाए, लेकिन कम अज़ कम डॉक्टर्स तो वो हों कि जिन पर वालिदैन का एतमाद हो। वालिदैन को फिर तसल्ली मिली, मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन फिर नोटिफिकेशन ही बार बार तब्दील हुआ, डॉक्टर्स का बोर्ड बार बार तब्दील हुआ। अजियत इतनी बढ़ गई कि कल वालिदैन बेटे की कब्र के पास पहरा देने खड़े हो गए कि ना कब्र खोलने दी जाएगी, ना मैयत निकालने दी जाएगी। फिर वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी करवाई, उसके बाद कब्र मीर रज़ा की कब्र कुशाई हो गई और इब्तदाई रिपोर्ट ने पुलिस की तहकीकात पर फिर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। बात करने के लिए प्रोग्राम मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन अली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। यकीनन बहुत मुश्किल लम्हात हैं इस पूरी फैमिली के लिए, वालिदा के लिए, वालिद के लिए, और मेरे लिए बहुत मुश्किल मरहला है कि ऐसे वालिद से इस वक्त गुफ्तगू की जाए। सबसे पहले तो मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए, और अभी जो हमारे सामने इब्तदाई तौर पर मालूमात आ रही हैं, जो खदशात आप लोग की तरफ से जिनका इजहार किया जाता रहा पिछले 9-10 दिन तक, उन खदशात की कुछ दुरुस्तगी दिखाई दे रही है। और अभी पता चला कि गालिबन ये जो मेडिकल बोर्ड है, इन्होंने आपको ब्रीफ भी किया, बताया भी कि क्या क्या जिस्म पर किस तरह के तशद्दुद मौजूद हैं, या दिल में 2 सुराख देखे गए हैं, या वूंड्स के बारे में बताया। सर बताइएगा, तस्दीक हो गई इस बात की कि तशद्दुद हुआ है लाश पर? जी बिल्कुल जी। आज इतने सारी चीज़ों के बाद आज कब्र खुशाई हमने करवाई, दिल पे पत्थर रख के अपने, सिर्फ इस वजह से कि पुलिस का रवैया और जो कुछ निजी चैनल्स हैं जिन्होंने लाजमी बात है कि उन्होंने ही हमें प्रेशराइज़ के लिए जो वीडियोस या कोई कॉल्स या हमारे व्हाट्सएप वॉइसेस को चलाने की कोशिश की गई, जिसका इनसे कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मेंटली टॉर्चर देने के लिए किया गया। जिस तरह पहले दिन से ये बोले जा रहे हैं या साबित करने की कोशिश करते रहे कि ये सुसाइड है, मगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। हमने जब अपने बच्चे को देखा तो हम उसको पहचान नहीं सके। हमारा बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, जो एक कार्ट से 4 दुकानों का मालिक, जिसने वॉफ्लेक्स के ब्रांड को इस कराची शहर में नहीं बल्कि पंजाब में भी वो जा रहा था, मगर उस बच्चे की स्ट्रगल को जिस तरह इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। देखें जी, इसकी जो इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी नाक की हड्डी, कान के पीछे फ्रैक्चर है, उनके बैक से गोली मारी गई है और हार्ट बस्ट हुआ है, तो दोनों पसलियाँ टूट गई उनकी। पाँव का जो लेफ़्ट पाँव है उसका अंगूठे का इंजरी है, स्किन निकाली हुई है उनकी ये ठुड्डी यहाँ पर टूटी हुई है। मुंह के अंदर उनके एसिड डाला गया है जो इधर जाके ब्लॉक हुआ, एसिड मुंह के अंदर डाला गया। उनके जो या तो आप इस तरह बोलें कि कोई पंचेस मारे गए, तो अंदर जो दांत तो अपनी जगह पर है, मगर अंदर उनके स्वेलिंग और खून जमा हुआ जिस तरह होता है, इस तरह देखिए जो मेडिकल फील्ड की जो बातें हैं वो हमें उनसे समझनी पड़ी उसमें, क्योंकि आपको पता है रिपोर्ट में जो मेडिकल एक लैंग्वेज होती है उसमें लिखा गया था। तो हमें इस टीम ने इस तरह समझाया ये चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया। तो उसके ऊपर पहले तशद्दुद किया गया, तशद्दुद करने के बाद उसको गोली मारी गई। देखिए अभी आप इससे अंदाजा करें कि हुसैन साहब मैं बहुत माजरत खा हूँ आपसे कि न सिर्फ आपको ये सब सुनना पड़ा अपनी औलाद के लिए, और अब आपको बताना भी पड़ रहा है कि आपकी औलाद के साथ, आपके बेटे के साथ क्या क्या हुआ है। ये यकीनन किसी भी वालिद के लिए बहुत अज़ियतनाक, बहुत तकलीफ दे। अल्लाह ताला आसानी फरमाए आपके लिए, आपको बहुत सब्र दे। सर ये फरमाइए, आपको अंदाज़ा है इस बात का कि ये हो क्या रहा है? पुलिस क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों बयानात तब्दील किए जा रहे हैं? अर्ली रिपोर्ट जो दी गई उसमें खुदकुशी कह दिया गया, आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए जी, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, और हम इसको मर्डर बता रहे हैं, आप इसको सुसाइड बता रहे हैं, और वो भी उस रिपोर्ट के ऊपर कि आईजी साहब जो अपना बयान कह रहे हैं कि 48 घंटे में हमने फ़ैसला हल कर लिया, 48 घंटे में सारे सलूशन हो जाएंगे, और मगर रिपोर्ट में जो है ना वो इशू है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके बाद डॉक्टर सुमैया ने एक निजी चैनल के ऊपर बैठकर 14 पॉइंट्स का बताया था, जिसका लेटर भी उन्होंने एसपी साहब को लिखा था। तो आज जो चीज़ें हमारे सामने आई आफ्टर कब्र खुशाई, देखिए ये सारी चीज़ें निजी मजिस्ट्रेट के सामने हुई
मतलब कब्र खुशाई, उनके 17 सैंपल्स जो लेना, उनको सील करना, ये सब मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। आप ये देखें कि पुलिस की नाअहली देखें कि पुलिस की जो टीम है, इतने ज़िम्मेदार किस्म के लोग वो किस तरह की ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और किस तरह के अपने सुपीरियर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। कौन सी इन्वेस्टिगेशन करके अपने सुपीरियर्स को पहुंचा रहे थे कि जो वो भी कंफर्म हो रहे थे कि ये सुसाइड है। हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं कि ये ब्रूटल मर्डर है, मगर वो इसके ऊपर किसके दबाव में। आई थिंक ये आप आईजी और एआईजी से पता करें, इंशाल्लाह उनको बताना चाहिए। अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, सच बोलने की ताकत दे, शक है किसी पर इन्फ्लुएंस में ना आए, वो बताएं। आपको शक है किसी पर? आपने इस बात का इजहार किया है? देखिए, हमने तो उसके साथ के जो लोग हैं, जो पार्टनर हैं, उनकी डिटेल्स हमने फराम कर दी, ठीक है जी। अब वो कौन भत्ताखोर है, किन्होंने इस तरह किया है, देखें ये आप ये मामूली बात नहीं है कि किसी के मुंह को ज़बरदस्ती एसिड पिलाना, कोई समझ रहे आप, क्या कोई केमिकल पिलाना। वो तो अभी इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में उसकी रिपोर्ट मजीद आ जाएगी, वो और उसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मगर एज पर इनिशियल ये कि बॉडी के ऊपर तशद्दुद के निशान, उनकी पसलियाँ टूटी हुई है, उनको पीछे से गोली मारी गई है, उनके नाक की हड्डी टूटी हुई है, कान के पीछे हड्डी टूटी हुई है। तो ये चीज़ें क्या ये कौन से पुलिस वाले हैं जो कौन से, मतलब मैं ये समझता हूँ अब ये देखने के बाद अपने बेटे की इस चीज़ को कि हम तो वो पेरेंट्स हैं कि जब तक इसके कातिल को पकड़ाएंगे नहीं हम शहीद मीर रज़ा के, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे वो जितनी भी कॉल्स चला दें, वीडियोस चला दें, 50,000 कॉल्स वीडियोस चला दें, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न सिर्फ इतना है। आखिरी सवाल, ये कर कौन रहा है? क्योंकि ये आपके वकील ने भी ये बात की है ना कि ये वीडियोस ऑडियो सामने लाकर और ये बताकर कि जी हस्बैंड वाइफ है, साथ नहीं है, तो ये सारी ये कर कौन रहा है सर? आप लोगों को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है, कर कौन रहा है ये? तो ये तो आप पुलिस से पता करें ना सर, आप मोहतरमा पुलिस से पता करें। मैंने आपको पहले ही बोला कि एआईजी और आईजी से पता करें आप कि ये क्या हो रहा है। एक मर्डर का आप किसको बचाना चाह रहे हैं? किसको बचाना किसी को चाह रहे हैं? जो हमें इस तरह का टॉर्चर या मेंटिस से हम टॉर्चर में नहीं आएंगे। हमारी वीडियो बातें चलाना, हमारे इंटरनल मैटर्स में एंटर होना, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ और सिर्फ जस्टिस बहुत सारी आपके लिए दुआएं और एक बार फिर आपकी फैमिली के लिए ताज़ियत मेरी तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से। यकीनन ये हौलनाक है और जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हैं, जो कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हुसैन साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आलम इस्लाम के 3 ताकतवर तरीन ममालिक के इत्तेहाद ने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन भारत और इसराइल की सफ़ों में इस वक्त हलचल मचाई हुई है। मक्का मुकर्रमा में पाक, सऊदिया और तुर्क सरबराहान ममालिक इकट्ठे हुए तो इसराइली वज़ीर आज़म भारतीय वज़ीर आज़म को फ़ोन करने लगे और दोनों ने मगरबी एशिया में हालिया पेशरफ्त पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू की है। इस्लामी ममालिक इत्तेहाद के बाद खबरें गर्दिश करने लगीं कि भारत और इसराइल के दरमियान किसी नए मुआहदे का इम्कान है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने इसे मुस्तरद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के मुआहदे पर भारत का मौक़िफ़ ज़रूर आ रहा है सामने कि वो इस मामले का जायज़ा ले रहे हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बेटा यायर, जो कि पॉडकास्टर भी है, उसने मक्का मुआहदे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगी तो क्या तुर्की और सऊदी अरब इंडिया पर हमला करेंगे, जिससे इसराइली परेशानी मज़ीद वाज़ेह हो गई है। वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम स्क्रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।